ममता बनर्जी जी के बारे में बोल रही हैं राष्ट्रपति। एक तो ये कि ये क्या है, और ममता बनर्जी जी, कहा जा रहा है कि ये जो बिहार में जो खेला हुआ है, खेले के पीछे ममता बनर्जी भी एक वजह है कि किसी भी तरह बंगाल को जीत लिया जाए। और जिसकी चर्चा नहीं हो रही है प्रफुल्ल भाई, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि राज्यपालों को बदल दिया गया। उत्तर बिहार के राज्यपाल बदल दिए गए अचानक। क्यों बदले गए किसी को समझ में नहीं आ रहा। और नीतीश कुमार से पहले उन्हीं को बदल दिया गया। नीतीश कुमार आज मिलने गए थे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से, क्योंकि उनको विदाई देना था। अभी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, लेकिन राज्यपाल अब नहीं रहे आरिफ मोहम्मद खान। तो आरिफ मोहम्मद खान को क्यों हटा दिया गया, ये नहीं समझ पा रहे हैं लोग। अब उसके अलावा बंगाल के राज्यपाल को ही बदल दिया गया है। अब आरिफ मोहम्मद खान के बारे में कहा जा रहा है कि आरिफ मोहम्मद खान नियम के उसूल के पक्के व्यक्ति, ऐसा कहा जा रहा है। कैसे हैं वो, जो आप लोग भी जानते हैं, जो राइट साइड आउटसाइड पैनलिस्ट हैं, सब विद्वान व्यक्ति हैं और आप भी जानते हैं। दूसरा ये कहा जा रहा है कि हालांकि उसको अगर आप जाएंगे मीडिया में तो बताया जाएगा कि वो जो खबर तो है, लेकिन वो फॉल्स है। कहा जा रहा है कि बिहार के 4 जिले, सीमांचल के जो जिले हैं और पश्चिम बंगाल के जो 4 जिले हैं, मुस्लिम बहुल जिले हैं, उन 8 जिलों को जोड़ करके एक यूटी बनाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन ग्रोक है या कोई और है, वो कह रहा है कि ये सब फॉल्स खबर है, व्हाट्सएप पे केवल खबर है। इस देश में तो कहाँ कहाँ खबर है, कौन सी खबर सच है, कौन सी खबर झूठ है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। जिसको लोग कहते थे कि सबसे तेज, उस चैनल पे भी खबर आ जाती है तो झूठ खबर आ जाती है। व्हाट्सएप पे भी कई दफा अच्छी खबर आ जाती है, सही सही खबर आती है ना। तो बड़ा मुश्किल है बता पाना। आप क्या देख पा रहे हैं, राज्यपालों को हटाने के पीछे नीतीश कुमार से साथ साथ राज्यपाल को हटा दिया गया, उसके लिए क्या आप देख पा रहे हैं? क्या बंगाल को घेरने की तैयारी है? क्या यूटी वाकई कुछ है, या क्या है खेल? देखिए ना, सभी को नमस्कार। आपने कहा चर्चा नहीं हो रही है, चर्चा कौन करेगा। अब क्या कह सकता था कि बिहार को इजराइल बनाने की कोशिश हो रही है, इससे बड़ी बात और क्या कह सकता था। ये तो बिल्कुल साफ समझ में आना चाहिए कि मुख्यमंत्री जब एक साथ बदले गए हैं और साथ ही साथ गवर्नर बदले गए हैं, आरिफ मोहम्मद खान निश्चित रूप से सिद्धांत के पर चलने वाले थे, राज्यपाल राजनेता थे, निश्चित रूप से थे, क्योंकि इसके लिए उन्होंने कुर्बानी दी। बाद में उनको जो हुआ सो। आरिफ मोहम्मद खान राजीव गांधी के प्रिय मंत्रियों में से थे, रेलवे में राज्य मंत्री थे, लेकिन साहबानों कांड पर वो उनका विरोध कर रहे थे, साहबानों के मकसद पर। इस पर राजीव गांधी खुद भी उससे सहमत नहीं थी, सोनिया गांधी से भी खटपट हो गई थी। ऐसी बातें समझ में आती है, बताई गई। लेकिन दबाव में आकर के नेहरू जो थे, अरुण नेहरू, उनके दबाव में आकर के ये सब हुआ। और जो भी हुआ, अरुण नेहरू, अरुण नेहरू, अरुण जी, अरुण नेहरू, उन्होंने ही ताला भी खुलवाया था। वो भी राजीव गांधी के प्रिय थे। इसके बाद ही अरुण नेहरू धीरे धीरे राजीव गांधी से अलग होते गए और उनको समझ में आ गया कि इनकी चाल क्या है। अरुण नेहरू अपने होकर के भी वैचारिक स्तर पर किस प्रकार पर आए हैं, ये उनको समझने में थोड़ा सा वक्त लगा, क्योंकि कोई पॉलिटिकल टेस्टिंग हुए बिना, राजनीतिक रूप से उनकी आजमाइश हुए बिना, और राजीव गांधी के करीब हो गए थे, उस राजीव गांधी के करीब हो गए थे जो पावर का सेंटर था, प्रधानमंत्री भी बन गया तुरंत। तो बहरहाल वो तो एक अलग विषय है। तो आरिफ मोहम्मद खान ने उस समय में इस मामले पर विरोध किया था और मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। उस मंत्रिमंडल से जिसके पास 415 का आंकड़ा था, जिस सरकार के पास कोई खतरा नहीं था, और राजीव गांधी उनको बहुत चाहते थे। बहरहाल तो कुर्बानी उन्होंने दी, बहुत दिन तक राजनीतिक वनवास में रहा। फिर हर आदमी का अपना एक अतीत होता है, एक वर्तमान होता है, राजनेता है तो संघर्ष होते हैं। लेकिन उस पीढ़ी के, जिस पीढ़ी के आरिफ मोहम्मद खान थे, उस पीढ़ी के जो बहुत सारे राजनेता हैं, उनसे कम समझौता परस्ती इनमें दिखी है, जो कोई भी कहेगा। तो ये चले गए। अब क्यों चले गए, क्या असुविधा ये करते हैं? क्योंकि समाजवादी रहे हैं, समाजवादी बैकग्राउंड है। क्यों सुरेंद्र सर? तो समाजवादी तो असुविधा कर ही देते हैं। इनको लाया ही इसलिए था कि समाजवादी भी है, अल्पसंख्यक भी है,
कांग्रेस विरोधी भी हैं और नीतीश जी के साथ ठीक ढंग से चलेगा। अभी जो केंद्र सरकार की नीति या मुख्यमंत्री कौन होता है जी? हम है ना दिल्ली में, यानी कि जो शासन चल रहा है वो डीएम टू पीएम है। अब कह लीजिए डीएम टू जीएम, यानी गृह मंत्री, पी को जी कर दीजिए। तो मुख्यमंत्री तो सिर्फ वहां पर पोस्ट ऑफिस है। मुख्यमंत्री वहां निर्णय लेने के लिए नहीं है, लीड करने के लिए नहीं है, लीडर नहीं है, कॉम्प्लायंस देने के लिए बचा हुआ है। वो डीलर है, डील करने के लिए जी। और केंद्र सरकार के जो इंस्ट्रक्शन है, जो कानून है, उसका कॉम्प्लायर है, कॉम्प्लायंस देने के लिए वहां बैठा हुआ है। शासन और एडमिनिस्ट्रेशन में और कॉम्प्लायंस में अंतर है। क्या कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स फैसला ले रहे थे। कौन सा ऐसा मंत्रिमंडल है जिसमें ब्यूरोक्रेट फैसला नहीं लेते हैं? आदरणीय जयशंकर जी जो विदेश मंत्री हैं, अभी भी ब्यूरोक्रेट के अलावे क्या है? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बड़ी मुश्किल से ब्यूरोक्रेसी होने के अपने ठप्पे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन निकल पाए क्या? बहुत दिन तक नहीं निकल पाए। ये कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। हरदीप पुरी क्या है? ब्यूरोक्रेट्स नहीं तो क्या है? रणधीर जायसवाल क्या है? विक्रम मिश्री क्या है? अब तो ये शोक सभाओं में जाकर के भी साइन वाइन कर रहे हैं, राजनीतिक स्टेटमेंट भी ये लोग दे रहे हैं। तो एनएसए क्या है भाई? पॉलिटिकल एनएसए ठीक है, उच्च पद पर होते हैं, लेकिन ये तो निश्चित रूप से ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच ही इनका रहा है। कल हम लोग जोगेंद्र सिंह की चर्चा कर रहे थे। जोगेंद्र सिंह का तो ऐसा राजनीतिक इस्तेमाल सीधे नहीं हुआ, उनके कुछ कारनामों का, उनके सिर्फ क्रियाकलापों का राजनीतिक इस्तेमाल हुआ, लेकिन जोगेंद्र सिंह का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं हुआ। इनका तो राजनीतिक इस्तेमाल होता है, ये खुद करते हैं। ये युवाओं को कहते हैं कि नहीं प्रतिशोध, विवेकानंद फाउंडेशन का भाषण देते हैं और प्रतिशोध को देश की मुख्य आवाज बनाते हैं। तो ब्यूरोक्रेट से कोई मतलब नहीं। ब्यूरोक्रेट्स फैसला लेते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स किसकी सुविधा से फैसला लेते हैं ये अलग बात है कि ब्यूरोक्रेट्स भी दगा कर रहे थे। पिछले दिनों उनके कुछ ब्यूरोक्रेट्स को नीतीश कुमार जी से अलग किया भी गया था। ये फैसला हुआ है निश्चित रूप से। मैंने पहले भी कहा कि अभी ये यहाँ पर नए मुख्यमंत्री आएंगे और जो नया राज्यपाल आएंगे, ममता बनर्जी ने अपने यहाँ के राज्यपाल को क्यों इनका विरोध किया, आपने अभी चर्चा की है। अभी ममता बनर्जी एसआईआर में काटे गए नाम के बाद धरने पर, और राष्ट्रपति महोदया इस तरह का बयान दे रही है और राज्यपाल यहाँ आ रहे हैं तो लेने नहीं गई, न कोई मंत्री गया, क्योंकि जो चाहती है केंद्र सरकार की डीएम टू पीएम करे, ममता बनर्जी यह कभी नहीं होने देगी, ये जान जाइए। और ममता बनर्जी पर किया गया कोई भी हिट फेडरल स्ट्रक्चर को ट्रांसफर होगा ही होगा, जैसे कि हिंदी प्रदेशों में नहीं होता है, क्योंकि हिंदी प्रदेश यह मानकर चलते हैं कि वही संघ है, वे फेडरल नहीं है, फेडरल का हिस्सा नहीं है, वे संघ के कंस्टिट्यूएंट्स नहीं है, बल्कि वही संघ है। उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है, इसलिए उनको उसका दर्द नहीं होता है। उम्मीद करता हूं मैं अपनी बात कह पा रहा हूं कि हिंदी प्रदेशों में और बाकी प्रदेशों में क्या अंतर है राजनीतिक रूप से। तो इस प्रकार से जब आप कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ प्रफुल्ल भाई, मैं कहना ये ऐड कर दे रहा हूँ, क्योंकि बंगाल पे हम बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने भी राष्ट्रपति की बात पर जवाब दिया। राष्ट्रपति ने ये कहा था कि जो है हम आदिवासी की बेटी हैं और पश्चिम बंगाल भी मेरा घर है। उस पर उन्होंने, ममता बनर्जी ने कहा है कि जब आदिवासियों पर जुल्म होता है तो आप विरोध क्यों नहीं करते? जब मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में ऐसा होता है तो आप विरोध क्यों नहीं करते? पहले उनके लिए कुछ करो, फिर कुछ कहो। चुनाव के समय बीजेपी की सलाह पर राजनीति मत करो। जी जी हाँ, तो ये ममता बनर्जी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अब ईरान की भी चर्चा चलती है। सुनील सर चले गए, मुझे बोलने में सुविधा होगी, क्योंकि सुनील सर रहते तो। सुनील सर गए नहीं है, सुनील सर कुर्सी छोड़ के गए। ये कुर्सी देखिए यहीं रख गए, ये देखिए कुर्सी उनकी रखी है। अरे वाह, कमाल है, तब तो कुर्सी ही तो महत्वपूर्ण है। हाँ, तुमने, मैं ये कह रहा था कि देखिए ईरान की चर्चा सुनील सर अभी करके गए हैं, बहुत अच्छा किए हैं।
ईरान और अमेरिका की भी यही समस्या है। अमेरिका इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि जब वो घुटन रेंगता था उस समय में ईरान के यहाँ पर 2-4 सभ्यताओं का उत्थान पतन हो चुका था। ईरान का काफी क्षेत्र विस्तृत था और आज के ईरान को देख करके उस ईरान की कल्पना नहीं कर सकते जहां ये बोलते हैं कि ईरान को हम आत्मसमर्पण करने के लिए कह रहे हैं। ईरान ने कभी समर्पण नहीं किया। हम लोग चर्चा कर चुके हैं, उस पर मैं आता हूं। उसी प्रकार पश्चिम बंगाल को हम देखते हैं कि इतना विधानसभा सीट है, इतना भूगोल है, इतनी आबादी है, लेकिन पश्चिम बंगाल अपने आप को बंगाल प्रेसिडेंसी के मनोभाव में जीती है। उस जमाने के बंगाल में वो अपने अतीत में उसका सुजलाम सुफलाम पूरा बांग्लादेश, पूरा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार का इलाका, खास करके झारखंड और मिथिलांचल, सब मगध को थोड़ा सा अगर छूट दे दें आप तो मगध और भोजपुर को, वैसे बाकायदा वो भी उसमें शामिल है। तो सबको अपने साथ गिन करके वो उसको महसूस करते हैं। तो उन्होंने ठीक ही कहा। वो उड़ीसा की हैं, झारखंड और उड़ीसा में आदिवासियों के और बंगाल में आदिवासियों के बहुत अच्छे रिश्ते होते हैं, दूध पानी एक है। तो उन्होंने भी जो कहा कि बंगाल भी मेरा घर है, तो गलत नहीं कहा। और ममता बनर्जी ने जिस ढंग से जवाब दिया और कहा कि आदिवासियों पर जब कुछ होता है तो आप बोलती क्यों नहीं है। ये कब कहा? जब आपने राष्ट्रपति की तरह बात नहीं करके एक महिला और एक आदिवासी की तरह बात करना आपने शुरू किया, तो ममता बनर्जी ने भी आपको एक महिला की तरह आपसे और एक आदिवासी समाज में जो आपसे अपेक्षा आती है उसकी बात कर दी। तो बिहार की राजनीति में जो हो रहा है वो ये चाहते हैं, जो खतरनाक होगा, वो चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन के लगाने तक की अगर स्थिति आ जाए, नहीं भी आए तो चुनाव आयोग से मिलकर के गवर्नर शासन ले आए गृह मंत्री के डायरेक्टर अधीन में। यह कैसे होगा? क्योंकि चुनाव घोषणा होते ही सारे अधिकार गवर्नर, प्रशासनिक अधिकार गवर्नर के पास चले जाते हैं और गवर्नर अपना प्रशासनिक अधिकार के इस्तेमाल की जगह राज्यपाल गवर्नर को के माध्यम से अपना अनुभव व्यवहार में लाएंगे और ऊपर गृह मंत्री बैठा ही हुआ है। तो सीधे राष्ट्रपति न शासन न करके चुनाव के समय में इलेक्शन कमीशन के माध्यम से गवर्नर की कृपा से राष्ट्रपति शासन जैसा माहौल बनाना चाहते हैं। अगर सीधे राष्ट्रपति शासन लागू न हो तो भी डीएम टू पीएम का यही फॉर्मूला है। सारी योजनाएं केंद्र की, सारी शक्तियां केंद्र के पास, तो राज्य के पास अपना क्या रहेगा? और ये सीमावर्ती इलाका है। और अगर बिहार के पृष्ठभूमि है आर.एन. रवि की, आप जानते हैं ये बिहार के ही, हम तो बिहारी ही मानते हैं, बिहार के ही, यहीं पर पढ़ाई लिखाई हुए, यहीं से गए आईपीएस से। तो जब आ जाएंगे तो डाटा दे दीजिएगा किसी दिन। तो ये चाहते हैं कि इसका इस्तेमाल करें और बिहार के मुख्यमंत्री अगर अपने यहाँ से सीमावर्ती इलाकों को उस ढंग से डिस्टर्ब करेंगे, चुनाव के समय में बहुत सारे बिहार से लोग आते हैं, हथियार आते हैं और क्या क्या ट्रांसफर होता है। पिछली बार भी चुनाव में इस तरह की बातें हुई थी, जब मुर्शिदाबाद में दंगा फैला था, तब भी ये कहा गया था कि बिहार के लोग हथियार लेकर के आ गए थे। तो अगर बिहार इतना बदनाम होगा, अब बिहारियों को इतना बदनाम किया जाएगा, तो यहाँ जो लोग हिंदी भाषी रहते हैं वो चाहे कहीं के भी रहे हो, सबका सामूहिक नाम बिहारी है। तो एक भिन्न प्रकार का तनाव यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ नहीं रही है क्या? मैं तो अभी बहुत दबे कुचले बोल रहा हूं क्योंकि मैं भी यहाँ रहता हूं। तो यहाँ जो हिंदी भाषी हैं उसमें दो तरह के हिंदी भाषी हैं। एक हिंदी भाषी बंगाली हैं, बल्कि कई तरह के। एक हिंदी भाषी जैसे हम लोग हैं, हम लोग अपने को हिंदी भाषी बंगाली मानते हैं। कुछ लोग बांग्ला भाषी बंगाली हैं, कुछ लोग यहाँ पर हिंदी भाषी भाजपाई हैं। मतलब इस तरह का जो राजनीतिक जो अपना रुझान होता है वो इतना जबरदस्त है उनमें कि वो लगता है कि यहाँ यही सब करना है और सही तौर पर यहाँ चले जाएंगे और यहाँ के लोगों के साथ मिलने जुलने के बजाय यहाँ के लोगों पर अपना क्या उसको बोलते हैं, सूबेदारी करेंगे। हम किसी का जासूस बनकर यहाँ रहेंगे, हम यहाँ पर डायस्पोरा की तरह रहेंगे। जैसे नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के डायस्पोरा से उम्मीद करते हैं कि वे सारे के सारे डायस्पोरा भारत के लिए वहां जासूसी करें। किसी भी देश का आदमी आकर के अपने यहाँ पर
भारत में अपना डायस्पोरा खोजे ना, तो देखें सरकार की क्या प्रतिक्रिया होती है। ऐसा कोई होता है क्या कि किसी दूसरे देश में जाकर के जो वहां का नागरिक हो गए वहां जाकर के अपना डायस्पोरा खोजते हैं? ठीक है, हल्का फुल्का चलता है, लेकिन उसको जिस ढंग से आपने खोजा, इस्तेमाल करने की कोशिश की, वह खतरनाक है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इसके यहाँ ये लागे इजराइल, और जरा ईरान युद्ध पर आता हूँ। इजराइल युद्ध जो है वह भयानक दौर में है। ये कहते हैं हम रात में मारेंगे। अरे भाई, रात कब की रात बताओ? अमेरिका की रात? नहीं, अमेरिका की रात, अमेरिका की रात, अमेरिका की रात। क्यों? दिन में आने में डर लगता है या धूप में बम नहीं चलते हैं? और एक और खबर आ गई है प्रफुल्ल भाई, ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा है कि उसने बहरीन में एक अमेरिकी सैन्य बेस पर मिसाइल हमला किया है। IRGC के मुताबिक ये हमला नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन पर किया गया, जो जफेयर में मौजूद है। जी, ये भी खबर है। और ये भी खबर है कि हम अमेरिकी जहाजों को डुबा देंगे, आओ ना इधर, हम फारस की खाड़ी में डुबा देंगे उसको। तो ये भी बोलने में पीछे नहीं है जी। नहीं, ये तो देखिए IRGC जो है, IRGC कैसे खड़ा हुआ? ये तो आधुनिक राष्ट्र था। 1970 तक की इनका स्थिति देखिए, इनके क्लिप देखिए, एक ही कॉन्ट्राडिक्शन वहां था। वहां शहरों का जितना तेजी से आधुनिकीकरण हो गया और उनके लाइफ के कोड बदल गए, उतनी ही तेजी से गांव इलाके में नहीं हुआ। और इसी कॉन्ट्राडिक्शन का फायदा अमेरिका ने उठाया। शुरुआती दौर में जब शाह आए थे, कमांडर साहब खुद जो, तो उन्होंने जो राष्ट्रीयकरण किया था, तो इंग्लैंड बिलबिलाते हुए अमेरिका के पास मदद मांगने के लिए गया था कि इस राष्ट्रीयकरण का विरोध करना चाहिए। अमेरिका में तब शायद रूजवेल्ट रहे होंगे, उन्होंने कहा कि नहीं, उसका हक है राष्ट्रीयकरण करना, हम लोग कैसे इसका विरोध कर सकते हैं। तो बाद में इंग्लैंड ने अपने दम से वहां पर लगाया था, वो जो बोलते टेरिफ उरिफ का लगा के उसको दबाने की कोशिश की थी। लेकिन ईरान निकलता गया, 4 गुना उसकी ये बढ़ गई, उसका GDP बढ़ गया, उसकी आमदनी बढ़ गई, और ओपेक के बाद खास करके 4 गुना ज्यादा उसकी आमदनी बढ़ गई। और अमेरिका को जब लगने लगा कि इसका शहरीकरण एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में और उसकी आधुनिकता का प्रसार गांव में भी हो रहा था, उनके लगने लगा कि ये इतनी तेज में, जो आज वो चीन के बारे में सोचते हैं कि चीन अमेरिका का प्रतिद्वंदी हो गया, क्योंकि अमेरिका ने उनको एक्सेस अवेलेबल कराया था 20 साल पहले। अभी हम लोग कल बात कर रहे थे, उस समय में इनके बारे में लगा कि ईरान के बारे में लगा कि ईरान अमेरिका का प्रतिद्वंदी हो रहा है। तब ईरान के ग्रामीण इलाकों के कॉन्ट्राडिक्शन को, जो फॉल्ट लाइन था, उसका इस्तेमाल करते हुए ईरान में जो है सो इन लोगों ने फैलाया, उसको ध्वस्त किया। क्या ये बात करें कि वहां डेमोक्रेसी लाने जा रहा है? डेमोक्रेसी लाने जा रहा है तो खराब, जहां इनके मिलिट्री बेस है वहां पर डेमोक्रेसी लाए ना। ईरान में क्या डेमोक्रेसी लाएंगे? ईरान में अपने ढंग की डेमोक्रेसी है, अपने ढंग की बात है, जिसका हक ईरानियों को है। अगर उनको कोई असंतोष है तो बदलेंगे। ये बेचारे रात में हमला करेंगे, और जो इनका पूर्व अधिकारी जो इनके हैं, वो बोलते हैं कि असल में ट्रंप के पास युद्ध के लिए कोई रणनीति नहीं है, ये बिना रणनीति के युद्ध कर रहे हैं। इनको दिन और रात का फर्क खत्म हो गया है, अच्छे बुरे का फर्क खत्म हो गया है, और ये बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। अभी एक ऐसा अपनी सनक में कुछ ऐसा विध्वंसक कर जाएंगे जिसका खामियाजा पूरी दुनिया को बरसों भोगना पड़ेगा।